हेलो दोस्तों, आप सबका रीजनिंग 100 यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों आज हम रीजनिंग के इम्पोर्टेंट सेट नंबर 11 को सॉल्व करेंगे, जो हमारे होने वाले किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, आगामी रेलवे और एसएससी की सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। ओके, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के सेशन को। और हाँ, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को प्लीज़ अंत तक देखिए। ओके, चलिए देखिए, क्वेश्चन हमारा आज का पहला है कि नीचे दिए गए रंगों में से 3 किसी प्रकार से संगत हैं और एक असंगत है, तो जो असंगत है उसका हमें चयन करना है। ओके, तो देखिए रंग कौन कौन से दिए हैं। हमें दिया हुआ है लाल, नीला, पीला और नारंगी। अच्छा, एक आप चीज़ देखते हो, जो प्राथमिक रंग हमारे होते हैं, तो प्राथमिक रंग इसमें से कौन कौन है। तो प्राथमिक रंगों की बात करो तो लाल हमारा प्राथमिक रंग है, पीला हमारा प्राथमिक रंग है और नीला हमारा प्राथमिक रंग है। प्राथमिक रंग कहने का मतलब कि इन रंगों का यूज करके जो है ना, वो अन्य रंगें जो बनाई जाती हैं, ये आपको नेचुरली मिलते हैं। जैसे लाल हो गया, पीला हो गया और नीला हो गया। अब यहाँ पे जो नारंगी दिया हुआ है, नारंगी जो है इन तीनों प्राथमिक रंगों का यूज करके नारंगी रंग बनाया जाता है। ओके, अगर आप प्राथमिक रंगों की बात कर लो तो देखो, लाल तो पता ही हो गया आपको, पीला हो गया, नीला हो गया। ओके, एक हो जाता है आपका सियान, वो भी प्राथमिक रंग में ही आता है, और एक और हो जाता है मैजेंटा। मैजेंटा, अब ये जितने भी रंग हैं ना, ये प्राथमिक रंग में आते हैं और इनका यूज करके ही जो है आपका नारंगी रंग बनता है। यानी कि इसमें से असंगत की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी जो है असंगत है, क्योंकि ये द्वितीयक रंगों की श्रेणी में आता है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे पद के साथ वही संबंध है जो दूसरे पद का पहले पद के साथ में है। ओके जी, अब जैसे यहाँ पे ईंट का संबंध भट्टे से है, तो सिक्के का संबंध किससे होगा। कहने की बात है और समझने की बात है, इजी सा क्वेश्चन है कि जिस प्रकार ईंट जो है, ईंट का निर्माण भट्टे में होता है, ईंट का निर्माण जिस प्रकार से भट्टे में होता है, वैसे ही सिक्के का निर्माण कहाँ होगा। तो दोस्तों सिक्कों का निर्माण कहाँ होता है, टकसाल में होता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि उस सही विकल्प का चयन करें जो निम्नलिखित शब्दों के तार्किक और सार्थक क्रम में व्यवस्थापन को इंगित करता है। यानी कि यहाँ पे जो हमें 5 ऑप्शन दिए हुए हैं, उनका जो एक सही सीक्वेंस है, यानी सही ऑर्डर में उन्हें हमें अरेंज करना है। ओके, तो देखो, साइकिल, कार, ट्रेन, ऑटो रिक्शा और बस, ये सभी ट्रांसपोर्टेशन के साधन है। तो इसमें ट्रांसपोर्टेशन की सबसे छोटी इकाई क्या है। तो ट्रांसपोर्टेशन की सबसे छोटी इकाई की बात करें तो साइकिल सबसे छोटी इकाई है, क्योंकि आप उस पर वो सबसे छोटी इकाई है ट्रांसपोर्टेशन की, तो साइकिल यानी कि पहला ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद साइकिल से बड़ा अगर देखो तो साइकिल से बड़ा हो जाता है क्या, ऑटो रिक्शा। वो ट्रांसपोर्टेशन की साइकिल से बड़ी साधन होगी, तो ऑटो रिक्शा। ऑटो रिक्शा से बड़ा क्या हो जाएगा, तो ऑटो रिक्शा से बड़ा हो जाता है आपका कार, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। कार से बड़ा क्या हो जाएगा, तो कार से बड़ा हो जाएगा ट्रांसपोर्टेशन के साधन में बस, यानी कि ऑप्शन नंबर 5। और लास्ट में हमारा बचता है ट्रेन, ये ट्रांसपोर्टेशन का सबसे बड़ा साधन यहाँ पे इंगित कर रहा है। ओके, तो कौन सा हो गया हमारा 1, 4, 2, 5 एंड 3, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। साइकिल, उसके बाद आपका ऑटो रिक्शा, फिर कार, फिर बस और फिर ट्रेन। ओके जी, चलिए अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पूछ रहा है हमसे कि एक ही पासे की 2 अलग अलग स्थितियां नीचे दर्शाई गई हैं, जिनमें 1 से 6 तक की संख्याओं वाले 6 फलक हैं। ओके जी, उस संख्या का चयन करें जो 5 वाले फलक के विपरीत फलक पर होंगे। यानी कि 5 के जो अपोजिट में है वो हमें फाइंड आउट करना है। ओके, 5 कहाँ है, देखिए दोनों फलकों में 5 दिया हुआ है, 5 यहाँ भी है, 5 यहाँ भी है। ओके, तो एक चीज़, जब दोनों में 5 है और जो समझिए यहाँ पे 5 दोनों में कॉमन है, और जो दोनों में कॉमन है उसी के विपरीत में पूछ रहा है, तो हम एक छोटा सा ट्रिक है, आप याद करो। देखो 5 के साथ और कौन कौन से नंबर हैं, तो 3 है और 1 है। उसके बाद क्या है, 4 है और 2 है। तो एक चीज़ यहाँ पे समझ लीजिए कि जो 5 के साथ नंबर हैं पासे में, वो उसका अपोजिट नहीं होता है। यानी कि 3 अपोजिट नहीं होगा 5 का, 4 भी नहीं होगा, 1 भी नहीं होगा और 2 भी नहीं होगा। ऑप्शन में चेक कर लो आप, 3 अपोजिट नहीं होगा क्योंकि 5 के साथ है, 4 भी अपोजिट नहीं होगा, वो भी 5 के साथ है, 1 भी अपोजिट नहीं होगा, वो भी 5 के साथ है, तो बचता है 6, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ओके, आगे देखिए, कह रहा है हमसे
कि निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। यानी कि मशीनरी में जिन अल्फ़ाबेट के लेटरों का यूज हुआ है उनका यूज करके कौन सा ऑप्शन जो है वो बनाया नहीं जा सकता। बस हम इतना पता करना है। तो आइए देखते हैं। अब नियर आप समझो, मशीनरी के अल्फ़ाबेट का यूज करके बनाया जा सकता है, तो बिल्कुल यहाँ पे देखो ना, NEAR नियर यहीं पे दिया हुआ है, ए ऑप्शन नहीं होगा। अब देखो बी ऑप्शन को चेक कर लेते हैं। माइस, तो M भी है, I भी है, C भी है और E भी है, माइस भी नहीं होगा क्योंकि माइस भी मशीनरी के अल्फ़ाबेट के लेटरों का यूज करके बनाया जा सकता है। अब तीसरा है C को देखो आप, माइंड, MI और N और D। अब यहाँ पे ये नहीं होगा क्योंकि मशीनरी के MIN लेटर तो मिल जाएंगे लेकिन मशीनरी में D नहीं है। कहने का मतलब है ऑप्शन नंबर C इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, क्योंकि माइंड जो दिया हुआ है ना, आप कैसे बना सकते हो, मशीनरी में D है ही नहीं, MIN है सिर्फ, तो माइंड जो है मशीनरी के लेटरों का यूज करके नहीं बनाया जा सकता। ओके जी, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित शब्दों को यदि किसी अंग्रेजी शब्दकोश में उनके क्रम के अनुसार व्यवस्थित किया जाता है तो 5वें स्थान पर कौन सा शब्द आएगा। ओके, जो हमें 6 ऑप्शन है, 6 जो ऑप्शन है, जो 6 शब्द दिए गए हैं हमें, उन्हें जो है हमें 6 सेंटेंस को हमें जो है अल्फ़ाबेट ऑर्डर में जो है अरेंज करना है। ओके, सब में कॉमन जो है उसके आप कट कर दो, www सब में कॉमन है। अब देखो कि अब क्या बचता है, तो W के बाद I है, यहाँ पे H है, E है, I है, E है और E है। यानी कि अगर कुल मिला के हम बात करें तो अल्फ़ाबेट में E पहले आएगा, H से भी पहले और I से भी पहले। तो E कहाँ कहाँ पे है, 3 नंबर पे E है, 5 नंबर पे E है और 6 वाले ऑप्शन में E है। अब इनको हम देखते हैं तो देखो E के बाद A है, अच्छा E के बाद I है और E के बाद A है। तो जब E के बाद A है तो I वाला ऑप्शन तो पहले होगा नहीं, तो E वाला होगा। तो वियरी और वेदर, इसमें से पहला कौन होगा। तब यहाँ पे भी चेक करो कि A के बाद T है वेदर में और वियरी में A के बाद R है। तो पहले अल्फ़ाबेट में R आता है कि T आता है, तो अल्फ़ाबेट में पहले हमारा R आता है। तो ऑप्शन नंबर 3 पहले हो जाएगा, यानी कि वियरी हमारा पहले हो जाएगा। वियरी के बाद वेदर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 6। ओके जी, ये दोनों हो गए, वियरी भी हो गया और वेदर भी हो गया। ओके, अब देखो अब बचता है क्या, अब I वाले में WEIGH और WING। और अब यहाँ पे अगर चेक कर लो तो वेग और विंग, इसमें से कौन आएगा। तो W के बाद E आता है, मतलब कि अल्फ़ाबेट में E पहले आता है कि I पहले आता है। तो पहले जो है आपका I आता है तो 5वां हो जाएगा, यानी कि विग, यानी कि ऑप्शन नंबर 5 के बाद फिर विंग हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। अब बचते हैं सर आपके विप और विंक। तो पहले I आएगा, देखो विप और विंक में W के बाद I है और W के बाद H है, तो पहले विप होगा क्योंकि H पहले आता है। तो ऑप्शन नंबर 2 एंड ऑप्शन नंबर 1 लास्ट में हो जाएगा। ओके, अब देखो 3, 6, 5, 4, 2, 1, ये हमने इनको सही अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज कर लिया। 5वें नंबर पे कौन आएगा, तो ये पहले नंबर पे है, ये दूसरा नंबर, ये तीसरा नंबर, ये चौथा नंबर और ये 5वां नंबर। यानी 5वां नंबर यानी कि ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 क्या है, विप है। तो विप जो है हमारा वो 5वें नंबर पे आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर, यानी कि विप जो है हमारा अल्फ़ाबेट में अरेंज करने के बाद 5वें नंबर पे आ रहा है विप। ओके, चलिए अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। दोस्तों यहाँ पे समझो, आप पूछ रहा है कि किसी कूट भाषा में QZDH को 51 लिखा जाता है, PLMQ को 54 लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में DNRB को क्या लिखा जाएगा। हम पहले समझते हैं QZ और DH किस मतलब कि इसे हमने कैसे यूज किया कि 51 आ गया। तो सीधी सी बात है कि अल्फ़ाबेट में जिस नंबर पे है उनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन होगा। ओके, तो चलो देखते हैं Q कितने नंबर पे आता है अल्फ़ाबेट में। तो Q आता है दोस्तों 17 नंबर पे, Z पता है 26, D 4 और H जो है हमारा 8 नंबर पे आता है। अगर इन सबको आप ऐड करो तो 26 और 4 30, 30 और 25 जोड़ लो कितना होता है, तो 55 हो जाएगा, 55। जबकि यहाँ पे कितना है 51 है, यानी कि -4 की कमी है, तो -4 कम कर दो तो कितना आ गया 51। यानी कि इन अल्फ़ाबेट को
टोटल करने के बाद -4 जो है वो कर दिया है, तभी 51 आया। ओके, अच्छा ये हुआ। चलो दूसरा भी हम लोग चेक कर लेते हैं, इसमें क्या दिक्कत है। अगर दूसरा चेक करके देख लेते हैं, दूसरे में क्या है। अगर दूसरा की बात करो तो PLM और Q है, दूसरे में PLM और Q है, ये 54 आया है। तो PLM और Q, इसको आप देख लो, P 16 नंबर पे आता है, L 12 नंबर पे आता है, M 13 नंबर पे आता है, और Q को अभी हमने देखा कितने नंबर पे आता है, तो 17 नंबर पे आता है। ये हो गया आपका 17, 13, 30 और 12 और 16 कितना हो गया, 28। ओके, इनको आप ऐड करो तो कितना हो जाएगा, 30 और 28 58, -4 कर दो 54 आया है ना सर। यहाँ पे PLM Q के लिए 54। चलो तो समझ में आ गया कि पैटर्न क्या है। जब पैटर्न हमें समझ में आ गया तो हमें किसका निकालना है, तो हमें निकालना है D, N, R और B का। D चौथे नंबर पे, N 14वें नंबर पे, R 18 नंबर पे और B 2 नंबर पे। ऐसे होता है। 18 और 2 20, 20 में आप ऐड कर दो 18, तो 20 18 कितना हो जाएगा, 20 और 18 38, -4 करो दोस्तों तो कितना हो जाएगा 34। यानी कि ऑप्शन की बात कर लो तो ऑप्शन नंबर C इज द राइट आंसर। ओके जी, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्न श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे आएगी। यानी कि नंबर सीरीज का क्वेश्चन है, आइए इसे चेक करते हैं। एक चीज़ मैं आपको फिर से बताता हूँ, डेली बताते रहता हूँ कि जब भी संख्याएं अगर निकट निकट हो, यानी कि पास पास हो, तो उनका सबसे पहले आप डिफरेंस यानी कि उनके बीच का अंतर निकाल के जरूर चेक कीजिएगा। ओके जी, संख्याएं निकट का मतलब है, देखो यहाँ पे 33 है, 36 है। यार निकट का मतलब कि इसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन को निकट में हम लोग देखते हैं, मल्टीप्लाई तो नहीं ना है जी। 33 में किस चीज़ से मल्टीप्लाई करोगे तो 36 होगा, नहीं। 42 ये भी नज़दीक का मतलब कि जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन को समझ में आ जाए कि हाँ यहाँ पे एडिशन या सब्ट्रैक्शन हुआ है, मल्टीप्लाई नहीं हुआ है। ओके, तो 33 और 36 का देखो कितने का डिफरेंस है, +3 का। 36 और 42 में कितने का डिफरेंस है, तो है यहाँ पे 6 का। 42 और 51 में कितने का डिफरेंस है, तो 9 का। 51 और 63 की बात कर लो तो कितने का डिफरेंस है, तो दोस्तों +12 का। अच्छा, कुछ पैटर्न समझ में आ रहा है, तो कहोगे हाँ जी एकदम समझ में आ रहा है। 3 दूना 6, 3 के 9, 3 चौके 12, तो 15 हो जाएगा यहाँ पे। जब नेक्स्ट +15 हो जाएगा तो 63 में 15 जोड़ दो तो 68 और 10 कितना हो जाएगा, 78। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पे 78। ऑप्शन की बात कर लो, ऑप्शन नंबर D इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ जाइए। आगे है, आपसे पूछ रहा है कि नीचे दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो इसमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पे आ सकती है। ओके जी, 4 हमें नंबर दिए हुए हैं और इन्हीं का यूज करके जो है हमें आंसर जो है वो फाइंड आउट करना है। यहाँ पे देखो, इन चारों नंबर का यूज करके हमें खेल करना है और उत्तर लाना है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या क्या दी हुई है, सबसे बड़ी संख्या है 38 है। अच्छा, अगर एक चीज़ देखो, अगर आप 8 को 6 से मल्टीप्लाई करते हो 8 × 6 तो कितना होता है दोस्तों 48। 38 लाना है, 48 में से 10 को माइनस कर दिया आपने तो कितना आ गया आपका 38 ना, आ गया जी। इन 8 और 6 को मल्टीप्लाई करके -10 को माइनस कर दिया तो 38 आ गया। ओके, चलो इसी तरह हम लोग करके देख लेते हैं। 9 और 4 को मल्टीप्लाई किया और -15 कर दिया तो 36 और -15 तो कितना हो जाएगा, 36 में से 5 घटा दो 31 और 10 माइनस कर दो तो 21, 21 आ रहा है। हाँ जी, यानी कि पैटर्न हमें समझ में आ गया है कि कैसे करना है। यानी कि हमें लाना है 6, यहाँ पे 6 लाना है। लेकिन एक चीज़ है कि यहाँ पे ऐसा क्या होगा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 4 है और यहाँ पे हमें नहीं पता है क्या है, तो मान लो x ये हो गया और -6 करेंगे और बराबर हमें 6 लाना है। ओके जी, तो 4x - 6 = 6। 6 उधर चला जाएगा, तो जब 6 उधर गया तो आपका हो जाएगा, 1 मिनट मैं इसे डिलीट कर दूं। जब 6 उधर गया तो एक चीज़ समझो आप, तो 4x = कितना हो जाएगा 12, तो x = 3। यानी कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या हो जाएगा, तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पे यहाँ पे 3 हो जाएगा। 4 और 3 12, 12 में 6 गया 6। ऑप्शन नंबर B इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।
ओके जी, आगे बढ़ जाइए। जब हम आगे बढ़ गए तो अब एक चीज़ यहाँ पे समझिए, कह रहा है कि नीना सुबह सूर्य की विपरीत दिशा में साइकिल चलानी शुरू करती है। नीना जो है, सूर्य जो है पूरब की तरफ निकलते हैं ऐसे, ये पूरब है, तो नीना जो है इसके विपरीत दिशा में यानी कि पश्चिम की दिशा में ऐसे साइकिल चलानी शुरू करती है। पश्चिम ही हो गया, पश्चिम की दिशा में साइकिल चलाना शुरू करती है। ओके, और फिर बाईं ओर मुड़ती है, पश्चिम में जा रही है और फिर बाएं यानी कि नीचे की तरफ मुड़ेगी और 1 किलोमीटर की दूरी तय करती है। 1 km 1 किलोमीटर की वो दूरी तय करती है। उसके बाद फिर से बाईं ओर मुड़ती है, बाईं ओर मुड़ती है यानी कि इस दिशा में मुड़ती है, फिर से बाईं ओर मुड़ती है और वो किस दिशा के सम्मुख चल रही है? अच्छा, अब ये चल रही है, इसके बारे में नहीं है, ये चलती जाएगी, दुबई उबई तक चली जाएगी। तो कह रहे कि वो किस दिशा के सम्मुख चल रही है, तो भाई सीधी सी बात है, जब ऐसे है तो पूरब दिशा की ओर चल रही है। इधर पूरब है ना जी, ये पूरब है, इधर वाला रास्ता, तो पूरब दिशा की तरफ चल रही है। तो ऑप्शन में कहाँ है? हाँ, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, पूरब दिशा। ओके जी, चलिए अगला क्वेश्चन देखो आप। अगला क्वेश्चन है कि प्रदीप कहते हैं, प्रदीप क्या कहते हैं कि विशाल की माँ, ये विशाल है, विशाल की जो मदर हैं, विशाल की जो माता जी हैं, मेरी माँ की इकलौती बेटी हैं। मेरी माँ यानी कि प्रदीप की माँ की इकलौती बेटी है, प्रदीप की माँ की इकलौती बेटी हैं। तो प्रदीप की माँ यानी कि यहाँ पे प्रदीप हो जाएंगे अगर, तो प्रदीप की माँ कौन हो जाएंगी? इनकी माँ हो जाएंगी ना जी, प्रदीप की माँ की इकलौती बेटी है। ओके, अब समझो आप, क्वेश्चन तो हो गया प्रदीप का विशाल से क्या संबंध है। अब देखो कहा क्या था कि विशाल की जो माँ है, मेरी माँ यानी कि प्रदीप की माँ, मेरी माँ की इकलौती बेटी है, यानी कि प्रदीप और विशाल की माँ दोनों भाई बहन हो गए। ये दोनों का रिश्ता ब्रदर और सिस्टर का हो गया। ओके जी, तो प्रदीप का विशाल से क्या संबंध है? प्रदीप का विशाल से, तो विशाल का ये मामा हो जाएगा, विशाल का मामा हो गया, यानी कि मामा दिया है। हाँ, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, विशाल का मामा हो गया। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि W का अर्थ क्या दिया है? W का अर्थ दिया है गुणा, X का अर्थ दिया है माइनस, Y का अर्थ दिया है प्लस और Z का अर्थ दिया है भागा। ओके ओके ओके, तो बस इनका जो सिंबल है उनके स्थान पे अपना ये साइन जो है प्लस माइनस का रख के सॉल्व कर लेना है। कर लो आप। 28 है जी, हाँ जी। Z के जगह पे क्या साइन है? Z के जगह पे भागा 7, W के जगह पे क्या साइन है? गुणा 8, X के जगह पे है -6 और Y के जगह पे है +4। सॉल्व करो, 7 से 4 बार में गया, 7 चौक 28, 4 और 8 को मल्टीप्लाई किया, 32 -6 +4, तो 32 और 4 36, 36 में से 6 घटा दिया, आपने बच गया 30। 30 देखो कहीं पे है, हाँ जी है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आगे भागिए। करें कि उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच के संबंध को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है। ओके ओके ओके, चलो निरूपित करा देते हैं। अमरूद, आलू और सब्जियां, तो सब्जियों का हिस्सा, सब्जियों का जिम्मा कौन लिया है? अगर ये सब्जी है, हरा रंग का सब्जी है, ये वाला हमने सब्जी बनाया, तो सब्जी के अंतर्गत कौन आ जाएगा? तो सब्जी के अंतर्गत आप बताओ ना, सब्जी के अंतर्गत कौन आ जाएगा? तो सब्जी के अंतर्गत आलू आ गया। ये यार ये कौन सा कलर कर दिया मैंने? हाँ, सब्जी के अंतर्गत ये आपका आलू आ गया, तो ये है आलू, सब्जी के अंतर्गत आलू आ गया। और अमरूद जो है, अमरूद तो अलग चीज़ हो गया ना, अमरूद तो एक फल हो गया, तो अमरूद जो है यहाँ पे अलग हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका अमरूद। कुल मिलाकर यहाँ पे समझिए, सब्जियों के अंतर्गत ही आता है ना आलू, और अमरूद तो सब्जी है नहीं, अमरूद तो एक फल है, अमरूद तो एक फल है ना, तो ये सब्जी है, ये फल है, तो 3 डायग्राम 2 एक में बनेंगे, एक के अंदर एक और एक अलग से बनेगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए अगला देखिए। हाँ, ये क्वेश्चन मजेदार है, थोड़ा समझिएगा। पहले कह रहा है कि सभी पंखुड़ियाँ क्या है?
फूल हैं और सभी पंखुड़ियाँ पीली हैं। तो पहले देखो ये हो गई पंखुड़ी, पंखुड़ी। तो सभी पंखुड़ियाँ क्या हैं, सभी पंखुड़ियाँ जो हैं वो पीली हैं, सभी पंखुड़ियाँ पीली। हम लोग पहले इसको कर रहे हैं, क्यों आप समझिएगा। सभी पंखुड़ियाँ पीली हैं और सभी पंखुड़ियाँ जो हैं वो फूल भी हैं, सभी पंखुड़ियाँ जो हैं वो फूल भी हैं और सभी पीले जो हैं वो फूल हैं, और सभी पीले जो हैं वो फूल हैं। सभी पंखुड़ियाँ पीली हैं और पीली तो समझ में ना आ रहा है यार। रुक जाओ, पीली, अब समझ में आ रहा है। सभी पंखुड़ियाँ पीली हैं और सभी पीले जो है फूल है। अब डायग्राम बन गया, अब चेक कर लीजिए। ओके चलिए क्वेश्चन देखिए। सभी फूल पीले हैं, सभी फूल पीले हैं, ऊपर से नीचे ओनली कुछ का ऑप्शन जो होता है वही सही होता है, सभी होगा नहीं, गलत है, काट दो आप। सभी पीले जो हैं वो पंखुड़ियाँ हैं, सभी पीले, फिर ऊपर से नीचे नहीं जी, ये भी नहीं होगा, गलत है। सिर्फ कुछ, जब भी ऊपर से नीचे आओगे सिर्फ कुछ, और नीचे से ऊपर जाओगे ना तो कुछ और सभी, ये दोनों फॉलो होते हैं। ओके तो कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आगे भागिए, आगे देखिए। कथन और निष्कर्ष का क्वेश्चन है। कथन है कि पेट्रोल और डीजल की खपत में तीव्र वृद्धि की वजह से निकट भविष्य में ईंधन की कमी हो सकती है। अच्छा, पेट्रोल और डीजल की खपत की तीव्र वृद्धि की वजह से निकट भविष्य में ईंधन की कमी हो सकती है। अच्छा, इसका निष्कर्ष क्या है? ऑप्शन नंबर 1 देखो, भविष्य में केवल इलेक्ट्रॉनिक वाहन होंगे। ना, ये कहा है कि ईंधन की कमी हो सकती है, थोड़ी ना कहा कि ईंधन एकदम खत्म हो जाएगा। तो भविष्य में केवल इलेक्ट्रॉनिक वाहन होंगे, ये गलत है। ईंधन की कमी की समस्या से निपटने के लिए अन्य ईंधन विकल्पों का सृजन किया जाना चाहिए। हाँ ये ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ से करेक्ट, निष्कर्ष नंबर 2 सही है। ऑप्शन की बात कर लो तो केवल ऑप्शन नंबर 2 जो है यहाँ पे फॉलो करता है। ओके, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला देखिए, अगला है कि नीचे एक पैराग्राफ दिया गया है, कह रहा है कि S1 और S6 यानी कि S1 और S6 इस पैराग्राफ के पहले और अंतिम वाक्य हैं। पैराग्राफ के भाग 1, 2, 3, 4 क्रम में नहीं है और एक सार्थक और सुसंगत पैराग्राफ बनाने के लिए इन्हें सही क्रम में करना है। यानी कि 1, 2, 3, 4 जो है 1, 2, 3, 4 इन्हें हमें अरेंज करना है। पहला S1 और S6 जो है हमारे जो है वो पहले और अंतिम वाक्य है। ओके, अब समझिए क्या क्या दिया हुआ है। पहले में दिया हुआ है कि नियमित व्यायाम से, पहले देखो पहला जोड़ना कैसे, S1 देखो, श्रुति अपना वजन कम करने का प्रयास कर रही है। ओके, श्रुति अगर अपना वजन कम करने का प्रयास कर रही है, ये पहला है। अब देखो नीचे, नियमित व्यायाम से हमारा शरीर फिट और स्वस्थ रहता है। ओके, प्रशिक्षक ने उसे सुबह नियमित व्यायाम करने का सुझाव दिया। ओके, उसने अब तक व्यायाम करना शुरू नहीं किया। उसका कहना है कि कार्यालय में देर रात तक कार्य करने के कारण उसके लिए सुबह जल्दी उठना मुश्किल है। अच्छा, एक चीज़ देखो, दो चीज़ें हमें एक साथ मिल रही हैं। 3 और 4 पे आप गौर करो। पहले उसने अब तक व्यायाम करना शुरू नहीं किया, इसका कारण वो बता रही है। उसका कहना है कि कार्यालय में देर रात तक कार्य करने के कारण उसके लिए सुबह जल्दी उठना मुश्किल है। यानी 3 और 4 तो एक साथ होंगे। 3 और 4 ऑप्शन में कहीं एक साथ है क्या? हाँ जी, ऑप्शन नंबर बी में है। टिक करो सर और भागो यहाँ से, हो गया। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। कह रहा है कि निम्नलिखित आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। इस त्रिभुज में कितने, इस डायग्राम में कितने त्रिभुज हैं? इजी सा है। एक त्रिभुज हो गया सर जी, और ये 2 त्रिभुज हो गया, 2 हो गया। अब देखो, ये 3 वाला त्रिभुज, ये तीसरा त्रिभुज हो गया, ये चौथा त्रिभुज हो गया, ये बड़ा वाला एक 5वां त्रिभुज हो गया, बड़ा वाला 5वां हो गया। अब इसमें और एक 5वां हो गया, और कोई है? 5वां के बाद 5वां 1, 2, 3, 4, 5, 6, हाँ 6 त्रिभुज हो गया। ठीक है, कैसे? देख लो दोस्त,
देखो मैंने शायद, देखो 1 2 3 4, ये 5 और इससे बड़ा वाला देख लो, ये वाला सबसे 6। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। 6 त्रिभुज है इसमें। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि यदि निम्न पारदर्शी शीट जिस पर वृत्त बने हुए हैं को उसके विकर्ण से मोड़ा जाता है तो दिए गए आकारों में से कौन सा उसके जैसा दिखेगा। विकर्ण से कहने का मतलब यहाँ पे समझो, ये विकर्ण है ना, तो हमें कैसे मोड़ना है, हमें ऐसे मोड़ना है, नीचे की तरफ मोड़ना है, यानी कि इस वाले जो ये वाला कोना है ना, इसको जो है हमें नीचे लाना है, ऐसे ऐसे मोड़ते हुए नीचे, ऐसे मोड़ते हुए इस टाइप में लाना है। तो जब आप इसे ऐसे मोड़ोगे तो जो ये जब मोड़ दोगे आप, तो एक होगा क्या, जब इसे आप मोड़ दोगे तो क्या होगा, जो दो किस साइड, हाँ नीचे की तरफ ही मोड़ना है, क्योंकि डायग्राम कोने में देखो। जब इसे आप मोड़ते हो तो आप देखो ये जो दो फिगर हैं ये तो गायब हो जाएंगे, ये 2 फिगर गायब हो जाएंगे और बचेंगे क्या आपके, सिर्फ ऊपर वाले 2 बचेंगे। तो ऑप्शन ऊपर वाले, यानी कि ऊपर वाले 2 बचेंगे, जो भी होंगे वो इसी साइड में होंगे ना, जो भी ये गोले हैं ये इसी क्रम में, इसी डायरेक्शन में होंगे। ये तो होगा नहीं, ये ऊपर नीचे होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, एक नहीं, तो बचा 2 वाला डी वाला हिस्सा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ जाइए। आगे देखिए, कह रहा है कि कुछ व्यक्ति उत्तर की ओर मुख करके एक पंक्ति में बैठे हैं। ओके, क्यू के बाईं ओर केवल पी बैठा है, क्यू है, क्यू के बाईं ओर केवल पी बैठा है। अच्छा, पी यानी कि पी लास्ट पोजीशन पे है, या तो इधर या उधर, नहीं पी इधर ही होगा, क्यू के बाएं जब पी बैठा है तो यही डायरेक्शन होगा उनका, ठीक है, ये मतलब बाएं साइड में बैठेगा, पी बैठा है। टी और आर के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। ओके, टी और आर के बीच 3 व्यक्ति बैठे हैं, हमें इन्फॉर्मेशन है। क्यू और आर के बीच में केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, क्यू और आर के बीच में भी 3 व्यक्ति बैठे हैं। ओके, आर के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है एस, आर के दाईं ओर ठीक बगल में एस बैठा है, आर के दाईं ओर ठीक बगल में एस बैठा है। पी पंक्ति के किसी एक सिरे पे बैठा है। ओके, तो पी बाईं ओर बैठेगा। अब कह रहा है कि पंक्ति में कोई अन्य व्यक्ति नहीं बैठा है, तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति है पता करना है। पी और क्यू का पोजीशन फिक्स है। कह रहा है कि क्यू और आर के बीच में, क्यू और आर के बीच में 3 व्यक्ति बैठे हैं। तो भाई अब इधर नहीं होगा, क्यू के कहा है ना, यहाँ पे समझ लो आप, क्यू के बाईं ओर केवल एक व्यक्ति बैठा है, क्यू के बाएं आप इधर नहीं जा सकते हो, क्यू के हमें जाना है तो क्यू के इधर ही जाना होगा। ओके, तो क्यू और आर के बीच में 3 व्यक्ति बैठा दो, 1 2 3, क्यू और आर के बीच में 3 व्यक्ति, और आर के बगल में बैठा है सर जी एस। ओके, ये हो गया। ओके, अब बचा है कि टी और आर के बीच में 3 लोग बैठे हैं, टी और आर। अब टी अगर देखो, टी और आर के बीच में 3 है, तो क्या टी और आर के बाएं आप ले सकते हो क्या, टी को नहीं ले सकते, 1 2 3 क्यू बैठा है, तो टी आर के जब बाएं नहीं ले सकते हैं हम, तो आर के दाएं तरफ लेंगे, दाएं तरफ लो, टी 3 व्यक्ति, तो 1 एस 2 3 और टी यहाँ पे हो जाएगा। तो आर और टी के बीच में 3 व्यक्ति, क्यू और आर के बीच में 3 व्यक्ति, हो गया आर के दाहिने एस, क्यू के बाएं पी, कंफर्म हो गया पोजीशन हमारा। जब हो गया तो क्या पूछ रहा है, कुल कितने व्यक्ति थे, कितने व्यक्ति थे, तो काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10। ऑप्शन की बात कर लो, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आगे भागिए। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरे शब्द से वही संबंध है जो दूसरे शब्द का पहले शब्द से है। इंटेमोलॉजी, इंसेक्ट के अध्ययन को इंटेमोलॉजी कहते हैं। इंसेक्ट यानी कि छोटे कीट पतंगों के अध्ययन को जो है हम इंटेमोलॉजी कहते हैं। तो इटमोलॉजी का मतलब है कि वाक्यों के, शब्दों के अध्ययन को हम इटमोलॉजी कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ओके, अच्छा, तो दोस्तों देखो, हमने आपके साथ इम्पोर्टेंट जो है 20 क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व किया, और ये जो आपके क्वेश्चन है ना दोस्तों, सेम टू सेम आपको एग्ज़ाम लेवल के हैं। ये एग्ज़ाम लेवल के क्वेश्चन जो है आपके सामने डिस्कस किए गए हैं। ओके, तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारा ये सेशन पसंद आया हो
तो आप प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल रीजनिंग 100 को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और अपना प्यारा सा कमेंट एक जरूर कर दें। ओके, ठीक है दोस्तों, मिलते हैं कल के नेक्स्ट सेशन में। बाय।